क्या? नहीं तो उन्होंने छोड़ा, आपने तो छोड़ा है, कोई और छोड़ेंगे। लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट। नहीं सही है। चेंज पकड़ लिया यहाँ से बंद होगी और यहाँ से निकल दोबारा लेकिन चल गई। और वो क्या बोलते हैं, ये अटेंडेंस होगी दे दिए बच्चों को रजिस्टर दे दी। तो तुम्हें एक काम करना है, सर ने कहा मेघराज जी को फ़ोन किया जी, तो मेघराज जी ने ना तुम्हें अपने घर बुलाया, एक बार फ़ोन कर लिया मेघराज जी ने। अच्छा वो एक तो अटेंडेंस सीट देंगे। अच्छा और चाबी उसकी अलमारी की सेफ की ना, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाने सब चीज़। देखो मैं सीट ला दूँगा, चाबी नहीं लेकर आने का, चाबी वो खुद ही साथ में। अरे खाली वाली की ले आइए, खाली की बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं कर रहा मैं। खाली वाली जो सेफ है उनकी चाबी वहीं रखी है सेफ में, वो वहीं से इधर उधर नहीं है उनका, तो जो सेफ बंद है केवल उनकी चाबी है। तो कहाँ चली गई यहाँ से तो उधर कैसे हो? ये मामा जी को तो कहाँ किसे पता है कौन रहता है। और क्या था? पहले तो सब रह गए 4 जने और सेफ जो अलॉट हुई थी मनीष और अनुभव के नहीं अलॉट हुई थी एक। चलो कोई नहीं ना पड़ा, बाद में बात करते हैं। फिर से बताओ क्या था? चाबी वगैरह वो कुछ शौक है और भी था ना शायद एक कॉलेज। अच्छा वो पॉलिटी वाला क्वेश्चन क्या है सर ने? ये बोल रहे हैं पहले टॉपिक पढ़ लो। और कौन सा टॉपिक? जुडिशरी कंप्लीट नहीं हुआ आपका? आप तो कह रहे कंप्लीट हो गया है?
पढ़ने के लिए कहाँ से बताया? आप पढ़ लिया था आपने न्यायिक सक्रियता? उन्होंने नहीं पढ़ाया था? अब क्या चल रहा है? न्यायिक सक्रियता से कैसे कवर कर? चलो बात कर लेंगे, ठीक है? इस वाले को लिखवा दो। कैसे लिखना? नहीं, आप मत करिए। सवाल बताओ क्या था वो? न्यायिक विधायन भारत। एक मिनट रुको, मैं उसे लिखा हुआ देखना पड़ेगा ना। अच्छा, ठीक है। इसको सवाल को पहले लिख लो और इस क्वेश्चन को लिख के फिर इसमें अंडरलाइन कर लो जो कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद फिर हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि क्या क्या लिखना है। फिर उसका मैं आपको स्केच बना दूं या लिखवाई दूं? लिखवाई दूं। चलो कितने लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है लिखा हुआ? ये सबके पास नहीं है? चलो लिखो तो, सवाल लिखो जल्दी। न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित साफ मना करा था कि जुडिशरी को मतलब लॉ वगैरह नहीं बना सकता, जो आप बताया एनकरेज कर सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था, लॉ नहीं बना सकता। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब हां, इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड होता है। चलो आप लिखो, ठीक है? न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मेरे पास भी मेघराज जी का वो कह रहे हो फाइल है मेरे पास, वो ले जाकर मैं दे समाज कल्याण अधिकारी को। तो बताओ कैसे करना है? भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। शाम को ले लूँगा सब फाइल, कल ला के दे दूँगा। इस संदर्भ में क्योंकि मैं अब जाऊँगा फिर आऊँगा। कार्यपालक अधिकरणों को, आप बोल दो उनसे कौन सा इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को लेना तो तुम्हें ले आओ, दिशा निर्देश तुम्हें लाना तो ले आओ। मैं तो कह रहा देने की, हूँ जब तुम्हें जैसे सही दिशा लगे। निर्देश देने की, बोलिए उन्होंने छोड़ दिया वो आपको अधिकारी, आप जैसा बोलोगे प्रार्थना करने संबंधी। नहीं वो तो ठीक है, तो तुम्हें लाना मैं तो कह दूँ जल्दी आओ जाओ। प्रार्थना करने संबंधी जैसे सर ने कहा कि भेजो ना, मैं तुम्हें बड़ी संख्या में दायर होने वाली, आप मुझे ये बताओ अब जाना है देने लोकहित याचिकाओं का ले आओ जाएगा अब न्यायिक औचित्य सिद्ध कीजिए। न्यायिक औचित्य सिद्ध कीजिए। 2-2.5 घंटा। हाँ कोई नहीं, हम ठीक है, रोहता रोड जाओ ना, आना 12-13 किलोमीटर पड़ता है साइकिल। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, तुम कह रहे अंग्रेजी में लिखिए जुडिशियल लेजिस्लेशन। तुमसे बोल रहा मैं शाम को ले लूँगा तुमसे, बस ठीक तो है। और मैं क्या कहूँ, मैं तो सर ने जुडिशियल लेजिस्लेशन तुम्हारे पास फोन आया ना उनका, इज एंटीथेटिकल। मैं रहा उनसे कह दी शाम को मैं यहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ कोई मेरी वो के अंदर से पढ़ा रहे नहीं टू द डॉक्ट्राइन ऑफ, तो शाम को ले लेते to the doctrine of separation of power, to the doctrine of separation of power as envisaged in the Indian Constitution,
as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large number करना है लेकिन नंबर कम है कल बना filing of large number of public interest litigation for issuing guidelines to executive authorities. ठीक है, ये समझ में नहीं आया होगा। अच्छा सुनो इसे ध्यान से। देखो सबसे पहले तो वो गलत कहते, अगर इसमें पहला शब्द क्या है? न्यायिक विधान जब है तो इसका मतलब न्यायालय विधि बना सकती है। न्यायिक विधान किसे कहते हैं? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? अरे विधि किसे कहते हैं? विधायिका द्वारा बनाई गई। अब यहाँ पर विधायन का मतलब क्या है? विधि से ही है, लेकिन कौन सी विधि? जो न्यायालय द्वारा बनाई गई हो। अब न्यायालय विधि कब बनाएगा? मेन बात ये, ठीक है ना? इसके लिए समझने के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा ठीक, इस बात को समझने के लिए। इस बात को केवल वही समझ सकता है जिसे गहरी समझ है लॉ की। देखो विधि है क्या? तो ये सामान्य नियमों का एक समुच्चय होता है जो कि किसी सॉवरेन के द्वारा बनाया गया हो। सामान्य नियमों का समुच्चय and compilation of general laws, general rules, which has been formed by a sovereign authority, a sovereign body, उसे ही हम लोग विधि कहते हैं। ठीक है? नियम क्या होते हैं? नियम किसे कहते हैं? What is rule? एक समान लोगों के साथ एक समान परिस्थितियों में जब एक समान व्यवहार किया जाए, ऐसे व्यवहारों को हम लोग नियम कहते हैं। मैं नियम यहाँ पे हम लोग बना देंगे, सबको ड्रेस पहन के आनी है, तो ड्रेस कोड सबके लिए सेम होगा, सब उसी तरह से व्यवहार करेंगे। नियम हो गया? नहीं हो गया? मम्मी घर में नियम बना दे कि बिना नहाए खाना नहीं मिलेगा, तो सब नहाएंगे फिर खाना खाएंगे। दैट इज रूल, है ना? सबके साथ एक समान प्रकार का व्यवहार हो रहा है। लेकिन जब इस प्रकार के नियमों को अगर कोई सॉवरेन अथॉरिटी बनाए, सॉवरेन अथॉरिटी माने जहां संपूर्ण सत्ता लाई करती हो, तब इसे क्या कहेंगे हम लोग? विधि कहेंगे। क्लियर है? किसको समझ में नहीं आया ये बात? नहीं आगे। अब विधि कैसी हो? तो विधि, न्यायालय ये कहता है, न्यायालय या सभी जो ज्यूरिस्ट है न्यायालय, वो ये कहते हैं कि विधि तर्कपूर्ण हो, रेशनल हो। अगर कोई विधि या नियम तर्कपूर्ण नहीं है, तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता, तब विधि नहीं है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, लॉ कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। ये बात विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत में भी आ रही है, और ये प्राकृतिक विधि का भी एक नियम है। प्राकृतिक विधि की के अंतर्गत ये समाहित ही है। प्राकृतिक विधि तर्कपूर्ण विधि होती है। What is natural law? So that law is natural, which is rational in nature. अरे ये बताओ,
ईश्वर ने क्या दिया तुम्हें, जो सबको बराबर दिया? क्या दिया? ईश्वर ने ऐसी कौन सी चीज दी जो तुम्हें सबको दिया, बराबर दी है? सबको बराबर दी? अरे कहाँ बराबर दी हुई, मेरी तो कमी है। अरे बुद्धि सबको बराबर दी, नहीं दी? अरे नहीं, वो मामला एनवायरमेंट का नहीं होता, वो उसको प्रयोग करने का होता है। जनरली किसी वजह से उसका प्रयोग कम कर पाता है तो अलग बातें हैं, लेकिन बाकियों का मामला जो है वो ये है कि बुद्धि सबको बराबर दी गई है, दी गई है, नहीं दी गई? ठीक। अच्छा, इसमें सोचने समझने की क्षमता बुद्धि में ही है, हम इसका ही प्रयोग करके सही और गलत के बीच फर्क कर पाते हैं। अगर कोई विधि सही या गलत है तो ये कैसे पता चले, क्या कसौटी हो इसकी? तो कसौटी तर्क होना चाहिए, हाँ या ना? तर्क आता कहां से? यहां से। इसका मतलब जो विधि तर्कपूर्ण है, प्राकृतिक होगी नहीं होगी, नेचुरल होगी नहीं होगी? बताओ, क्योंकि ये नेचुरल है। मोरल ऑफ द स्टोरी नेचुरल लॉ किसे कहते हैं? वह लॉ या वह विधि जो कि तर्कपूर्ण है, बुद्धि जनित है, बुद्धि आधारित है, विजडम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज नेचुरल लॉ। यहां तक बात समझ में आई है? ये बताओ आगे। अब कोई विधि बना ली और विधि की व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया? विधि की व्याख्या कौन करता है? न्यायालय ना, न्यायपालिका, हाँ है ना? अब जब वो विधि की व्याख्या किस आधार पर करती है? तर्कपूर्ण आधार पर। विधि की व्याख्या करते हुए विधि के कई और हिस्से उसको पता चला। एक विधि बनाई गई, जब उस विधि की व्याख्या कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय, तब उसे ये पता चला कि इस विधि से जुड़े हुए कई अन्य भाग भी हैं। तब वो जो विधि से जुड़े हुए अन्य भाग हैं, क्या वो भी विधि नहीं हो गए? क्या उनका भाग विधि के जैसा नहीं हो गया? हाँ या ना? हो गया। अब ये कौन बताएगा? ये न्यायालय बताएगा। तो न्यायालय ने विधि का निर्माण कर दिया, नहीं कर दिया? अरे बता दो, इसमें इतना कहाँ रॉकेट वाली साइंस है? मैं तो एक बात को आपको ऐसे बच्चे की तरह समझा रहा हूँ। This is the clarity of my mind, and I want to also that you should be clear in your mind too. इसीलिए एक बात को मैं बच्चे की तरह पढ़ाता हूँ आपको, और आप अगर मेरे साथ साथ चलो, अपने दिमाग को ना इस्तेमाल करो, तो आप एक बात को समझ जाओगे, और अगर अपना दिमाग लगाओगे तब फिर उसमें समस्या होगी। देखो, विधि करनी, और विधि को हम लोग ये पता है कि विधि तर्कपूर्ण होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विधि तभी प्राकृतिक विधि होती है। जब न्यायपालिका विधि की व्याख्या करती है तो विधि के कई छुपे हुए आयाम भी सामने आ जाते हैं। जब किसी चीज की तर्कपूर्ण व्याख्या हो तो कई अन्य आयाम भी उसके सामने आ जाएंगे। ठीक है? जो नए आयाम सामने आएंगे वो भी विधि का ही बल रखेंगे या नहीं? ऐसे नए आयामों की हम लोग केस लॉ कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूं। राइट टू एजुकेशन क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल संविधान में मौलिक अधिकार था? अरे सोच के बताया करो, जब मैं सवाल पूछा करूं एकदम से मत बताया करो। कोई भी सवाल पूछे तो सोचो, नहीं तो गलत हो जाओगे। फिर पूछना, क्या शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था? नहीं था। क्या पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था? लेकिन विभिन्न केस लॉज से वो अधिकार उत्पन्न हुए, है ना? जैसे शिक्षा के अधिकार का वो कौन सा मामला है?
जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, या विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत था पहले? नहीं था। क्या नाम था उनका? मेनका गांधी वाले मामले से आया। वर्क प्लेस पर समुचित दशाओं का होना जीवन जीने के अधिकार से संबंधित था क्या? नहीं था। किस मामले से आया? विशाखा वाले मामले से, है ना? या स्वस्थ नींद का लेना एक मौलिक अधिकार था क्या 1921 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत? नहीं। खड़क सिंह वाले मामले से आया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कई सारे केस, अब ये अधिकार कहां से निकल के आ गए हैं? ये एक ही अधिकार था, जीवन जीने का अधिकार, है ना? जब उसकी व्याख्या की कोर्ट ने, तब ये नए अधिकार भी उत्पन्न हो गए। तो इनको क्या, और ये जो जिन अधिकारों से, मतलब जिन केस लॉस से, जिन केसेस से ये अधिकार के रूप में सामने आए, यानी जिस तर्कपूर्ण व्याख्या से ये सामने आए अधिकार निकल के, उन्हें हम लोग केस लॉस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो केस लॉ माने विधि, केस माने व्याख्या, यानी वो विधि की व्याख्या के अंतर्गत उत्पन्न हुए। न्यायालय बना सकती है कानून? कौन कहता है नहीं बना सकती? बनाया नहीं न्यायालय के लिए? बताइए। बना सकती है, उनको बताना बना सकती है। सर ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बना सकती है। वो यही तो कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट के विरोध में है ये। जब हमारे सेपरेशन ऑफ पावर आ गई, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब अलग अलग अपना काम करेंगे, तो फिर इतनी पीआईएल दायर जो होती हैं, और फिर न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव को जो आदेश देती है, ये गलत है। कार्यपालिका को आदेश नहीं देना चाहिए न्यायपालिका को, क्योंकि न्यायपालिका का काम केवल न्याय करने का है। कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करे न्यायपालिका? यही तो कह रहा है, इसका औचित्य बताओ। तो करना क्या है इसमें? हमें इसमें न्याय के सिद्धांत को बताना है, हमें इसमें प्रियम्बल से शुरू करना है। हम इसमें बताएंगे क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय का आदर्श सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित है। और न्याय केवल, तो न्याय भी कैसा है उसमें? तो न्याय तीन तरीके का है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के रूप में परिस्थापित है। और इस न्याय की अवधारणा को एग्जीक्यूट करने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। जैसे राजनीतिक न्याय के लिए, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के लिए मौलिक अधिकार, एवं सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए नीति निर्देशक तत्व, एवं उपरोक्त विषयों को संविधान में लिखित रूप से संरक्षित किया गया है। और ऐसे में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक नियुक्त किया गया है। अतः न्यायपालिका के पास संपूर्ण अधिकार है कि वह न्याय के मूल्य को लागू करने के लिए एवं संविधान के संरक्षण के लिए कार्यपालिका को दिशा निर्देश दे सकती है। न केवल कार्यपालिका को दिशा निर्देश दे सकती है, बल्कि वह विधि की भी सक्रिय रूप से या सकारात्मक रूप से व्याख्या करके आवश्यक विधि को भी जन्म दे सकती है। इसी के अंतर्गत विभिन्न केस लॉज जिनके माध्यम से संविधान की सक्रिय व्याख्या हुई एवं नए अधिकारों की उत्पत्ति हुई, इसी संदर्भ में देखे जा सकते हैं। अब प्रावधान बताइए, क्योंकि अपनी बात कही तो हमने, अब उसे सिद्ध करिए कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बताएंगे उसे। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, ठीक है, संरक्षक नियुक्त किया गया है मौलिक अधिकारों का। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में
इसके अलावा आप उसमें हाँ 137 कोर्ट रिकॉर्ड 142 और भी है एक और आर्टिकल नहीं डॉक्ट्राइन का मतलब नहीं, डॉक्ट्राइन तो अपने आप बात नहीं होती, तो आप आर्टिकल दे डॉक्ट्राइन के क्या मतलब। खैर आप ये भी दे देंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप 142 में तो लिख ही सकते हैं कि संपूर्ण न्याय की संकल्पना के अंतर्गत न्यायालय दिशा निर्देश दे सकती है। एक और भी है इसमें, खैर चलिए आप ये तो दे ही सकते हैं, है ना। ये पूछ रहा है इसमें औचित्य सिद्ध कर दिया हमने, कर दिया नहीं कर दिया बताओ। संविधान के रूप में भी औचित्य सिद्ध कर दिया और जो हमें लिखना है वो भी कर दिया। 150 वर्ष में लिखना है आंसर, क्लियर। चलो क्या कंक्लूजन में ये आ जाएगा ना कि जुडिशियल जो है वो लॉ बना सकती है। उसके बाद कंक्लूजन में इसी को हम लोग कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण न्याय के अंतर्गत संपूर्ण न्याय के मूल्य को भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की आत्मा में शामिल किया गया है। प्रेमल आत्मा ही है उसकी, भारतीय संविधान की आत्मा में शामिल किया गया है। एवं कार्यपालिका एवं विधायिका स्वयं संपूर्ण न्याय की संकल्पना के अंतर्गत ही बनाई गई है। अतः संविधान के संरक्षक के रूप में जहां संपूर्ण न्याय की संकल्पना को लागू करना आवश्यक हो, न्यायपालिका कार्यपालिका अथवा विधायिका को दिशा निर्देश दे सकती है। इस आर्गुमेंट को आपको करना है, क्लियर। देखो ये गहरी बातें ये इतनी आसानी से डॉक्ट्राइन्स हुई हैं क्या आपकी? न्यायपालिका में बेसिक स्ट्रक्चर करा दिया आपको? बेसिक स्ट्रक्चर तो पूरी व्याख्या थोड़ी बड़ी जुडिशियल है, वो तो बताते रहते हैं कि हाँ जाएगा।
जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया था, न्यायिक सक्रियता हुई थी क्या, टॉपिक हुआ था? सवाल लिखो, चलो कंप्लीट करेंगे। सवाल लिखो आप। ये 2014 में आया क्वेश्चन, ठीक है? वही क्वेश्चन पूरा क्या पहला जवाब है सर के ऊपर से निकलेगा, है ना? लेकिन ऐसा सही होगा, ऐसा ही मामला ठीक है। लिखिए इसमें आधारिक संरचना के सिद्धांत, आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में उभरे, एक लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, ऐसा लिखिए। कॉमा लगाइए, पूर्ण विराम नहीं, कॉमा, ठीक है? विकसित करे, एक उच्चतय अग्रलक्षी, एक उच्चतय अग्रलक्षी भूमिका निभाई। इस कथन के प्रकाश में अपूर्ण विराम है, भूमिका निभाई है, अपूर्ण विराम है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में, इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, हाल के समय में न्यायिक सक्रियतावाद द्वारा निभाई भूमिका, न्यायिक सक्रियतावाद द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अंग्रेजी में लिखिए, starting from inventing the basic structure doctrine, starting from the inventing of basic structure doctrine, comma, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy, full stop. India develops into a thriving democracy
Full stop. In the light of this statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. कुछ आया? नहीं आया। क्या आया? बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन उन्होंने इन्वेंट करी है उसके आधार पे जुडिशियल प्रोएक्टिव रोल अपना दिखाया है जुडिशियल एक्टिविज्म के मामले में। इसमें दोनों चीजों को डिफाइन करना है, बेसिक स्ट्रक्चर को भी जुडिशियल एक्टिविज्म को भी, और केस लो बताने होंगे, है ना सर? अच्छा ये बताओ लोकतंत्र क्या है? देखो इसमें सबसे पहले जब किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ो उसमें जो बेसिक या कीवर्ड्स हैं आप उन्हें समझने की कोशिश करो, तभी सवाल समझ पाओगे पूछ क्या रहा है। सुकरात को यहाँ पर कोट कर लीजिए। सुकरात क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि प्रश्न को अच्छे से समझना ही आधा उत्तर है ना? Understanding of a question is half the answer. और अगर सवाल ही समझ में नहीं आया तो क्या ही मामला है, उसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए अभी किसके बारे में कह रहा है? ये बात एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है न्यायपालिका के बारे में। ये कह रहा है कि न्यायपालिका ने आधारिक संरचना के सिद्धांत से शुरू किया। कैसे शुरू किया? उसने ये कह दिया संसद को कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं कर सकते। और ऐसे करके उसने क्या किया? मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर दिया। अब संसद मौलिक अधिकारों को शून्य घोषित नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी। हाँ या ना? यही था। अब ये कह रहा है अच्छा मौलिक अधिकारों का मतलब राजनीतिक न्याय, राजनीतिक सामाजिक न्याय, हाँ या ना? यही बताया था अभी। चलिए इतनी सी बात का इतना मतलब है जो मैंने अभी आपको समझाया, जो इन्होंने ऊपर की स्टेटमेंट में कही है। आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे। देखो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो व्यवस्था है जहां लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के माध्यम से शासन किया जाए, सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी, और इसमें लोगों की सहभागिता भी बराबर की हो। मतलब लोकतंत्र में ये देखा जा सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों का जो आदर्श है वो प्राप्त होगा। अगर लोगों की शासन व्यवस्था होगी तो क्या लोग अपने लिए न्याय सुनिश्चित नहीं कर लेंगे? अरे बता दो, कर लेंगे ना? इसका मतलब किसी लोकतंत्र की ये पहचान होगी कि अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो ये पहचान होगी उसकी कि उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होंगे। और अगर कोई ऐसा लोकतंत्र है जिसमें लोगों को ये न्याय या संपूर्ण न्याय प्राप्त हो रहा है, ये तीनों न्याय या संपूर्ण न्याय प्राप्त हो रहा है, तो वो लोकतंत्र उन्नतिशील लोकतंत्र कहलाएगा नहीं?
प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी कहलाएगी नहीं। अब ये दिखाना है इस सवाल में कि कैसे न्यायपालिका ने भारत को एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी बनाने में, यानी लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करने में और लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये दिखाना है। और शुरू कहां से करना है? तो शुरू करना है हमें केशवानंद भारती से। बेसिक स्ट्रक्चर कहां आई थी? केशवानंद भारती से आई थी। आया? यस सर। ये पूछना है इसमें। और अब इसको भी हमें दिखाना है न्यायिक सक्रियतावाद से, है ना? सक्रिय लोकतंत्र को या प्रोएक्टिव लोकतंत्र को या उन्नतिशील लोकतंत्र के सिद्धांत को कैसे न्यायपालिका ने दिया या कैसे न्यायपालिका ने स्थापित किया, ये हमें बताना है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। ठीक है? तो 2-3 बातें हैं जो इसमें आपको समझानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इसमें लोकतंत्र को ही समझाना पड़ेगा। उन्नतिशील लोकतंत्र किसे कहते हैं, भूमिका में आप उसे बताइए। फिर उसके बाद उन्नतिशील लोकतंत्र, जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई, ये बताइए। और फिर उसके बाद बताइए कि न्यायिक सक्रियता ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर न्यायिक सक्रियता को भी बता दीजिए पहले, न्यायिक सक्रियता क्या होती है? क्या होती है न्यायिक सक्रियता? जुडिशियल एक्टिविज्म किसे कहते हैं? जब जुडिशियल एनक्रोच करती है इधर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को, उन्हें समझाने के लिए कि आप अपना काम सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो हटा देती है उसको और नल एंड वॉइड कर देती है, असाइड कर देती है उसको। जब देखो न्यायिक सक्रियता एक वह स्थिति है जिसमें न्यायपालिका अपने दायरे को लांघ करके संपूर्ण न्याय की संकल्पना को लागू करने के लिए कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, सकारात्मक हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप नहीं, सकारात्मक हस्तक्षेप करती है एवं उन्हें दिशा निर्देश दे सकती है या देती है। इसी अवस्था को हम लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जैसे हम इसमें उदाहरण दे देंगे। गंगा एक्शन प्लान लागू हुआ, कब लागू हुआ था? जब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई और उसमें कहा गया कि गंगा प्रदूषित हो रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को हानि है बहुत ज्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक्सेप्ट करते हुए गंगा एक्शन प्लान और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिए कि गंगा को साफ सफाई की जानी चाहिए। और सरकार ने फिर गंगा एक्शन प्लान लागू किया, है ना? जी सर, ठीक है। अभी अब उसे नेक्स्ट मंथ में लेंगे सर, क्योंकि अभी सितंबर तक का मानदेय निकलेगा। तो बस उसी की डेट वो बन रही थी, बैलेंस शीट वगैरह, तो उसी से मैच करनी है सर ये। मैं भेज देता हूँ, अभी वो देखेंगे उसे ऑफिस में सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये किस ऐप में खुलेगी? ऑफिस में खुलेगी। चलो वो अपने आप देखेंगे। मेरे में नहीं, उनके में होगा, लैपटॉप वगैरह में मिल जाएगी। ठीक है।
ठीक है, ये आ गया है ना। या आप इसमें पर्यावरण को देख सकते हो, पर्यावरण वाला मामला जैसे एनसीआर में डीजल के वाहनों पर रोक लगा दी गई, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत था, जिसमें पर्यावरण के स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया 2009 के अंतर्गत। तो ये सब क्या था, ये सब वो व्यवस्था है जिसमें लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की बात की जा रही है। जैसे अभी हाल फिलहाल में सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए आमीन में पुरुषों के बराबर पे स्केल और पुरुषों के बराबर ही पद जो है उसको देने की तरफ आदेश जारी किए, जिसके चलते आर्मी ने अपने सारे रिक्रूटमेंट वगैरह की जो क्राइटेरिया था उसे चेंज करते हुए महिलाओं को उसमें एक्सेप्ट किया गया, बराबर का पद बराबर का मान दे। तो ये क्या हुआ, सामाजिक न्याय हुआ है ना, बराबर का उनको पे दिया जाना, ये क्या हुआ, आर्थिक न्याय हुआ। और पुरुषों के बराबर उन्हें राज सेना में अधिकार मिलना, ये राजनीतिक न्याय हुआ। तो संपूर्ण न्याय की संकल्पना वहां भी लागू की गई। ये भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी जिसे दायर किया था एक महिला सैन्य अधिकारी ने। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स और करंट के आप जितने एग्जांपल देंगे वो सब बढ़िया होंगे। तो आपको इसमें 2-3 बातें आपको ये लिखनी है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को आप बताइए जो कि केशवानंद भारती से आई थी, उसको बताइए, अग्रशील लोकतंत्र को बताइए और प्रगतिशील लोक या उन्नतिशील लोकतंत्र को, और फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में न्यायिक सक्रियतावाद को बताइए और फिर बताइए कि न्यायिक सक्रियतावाद ने किस तरीके से लोकतंत्र को एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में बदला है। यही मांग है इसकी। आ गया? Yes, sir. देखो खुदा पहाड़ निकली हुई है, पहले ही समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मामला, लेकिन इसको सॉल्व करना शुरू करिए तो निकलता चला आएगा इसमें क्या क्या है। सर जब सब इतने नॉर्मल लोग हैं, सब पढ़ते एक जैसा ही पढ़ते हैं, तो इतनी टफ लैंग्वेज की क्या जरूरत है? इतनी टफ लैंग्वेज है, देखो ये टफ लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज के लिए आसानी है। पेपर में भी ऐसे होता है, मतलब इतना कुछ और दिक्कत ये है, इसीलिए ना अंग्रेजी वाला वर्जन पढ़ना चाहिए हमेशा, क्योंकि अंग्रेजी वाला वर्जन ज्यादा आसानी से, पेपर अंग्रेजी वाले वर्जन में बनता है। एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो वो वर्जन अंग्रेजी में बनाता है, हिंदी में तो ये गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। सर इसे एक सिंपल सेंटेंस में भी तो लिख सकते हैं। क्यों? फिर वो फिर आईएएस ऑफिसर सिंपल बनेगा ना, उनको तो वो टेढ़ा आदमी चाहिए, बिल्कुल 10 सिर वाला है ना, 20 हाथ वाला। सर वर्ड प्रोसेस में आगे लक्ष्य का सब द्वार सोचे दो। हाँ, प्रोएक्टिव और क्या लिखे। वैसे ये देखो मैं बताया ना, गूगल ट्रांसलेशन से इसका ट्रांसलेशन किया गया है। प्रोएक्टिव का मतलब अभिलक्षी कभी भी नहीं होता, प्रोएक्टिव का मतलब कभी भी अभिलक्षी नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव का मतलब है सहक्रियाशील। वैसे लैंग्वेज में क्या कहेंगे? लैंग्वेज में कह रहे हैं, सर जैसे आम भाषा में, आम भाषा में इसे कहेंगे कि आगे के जो लक्ष्य हैं, आगे का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए किया गया काम, सकारात्मक काम, पॉजिटिव एटीट्यूड टू अचीव द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। प्रोएक्टिव का मतलब यहाँ पर ये होगा। ये सब कॉम्प्रिहेंशन का मामला नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन का पेपर इसलिए तो होता है आपका, देखो ये सब समझ है, आपको ना उसमें पढ़ना पड़ेगा। ये जैसे पेपर 4 पेपर 4 में आपको एक में अगर आप पढ़ेंगे तो एक उसमें टॉपिक है जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति, एप्टीट्यूड। तो उस अभिव्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा। जब उस अभिव्यक्ति को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड पढ़ेंगे कि सिविल सेवाओं के लिए आवश्यक अभिव्यक्ति, कि किसी व्यक्ति में सिविल सेवाओं के लिए क्या उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, तब हम लोग वहां पर इन सब बातों को देखेंगे। और मैं इसमें बताऊंगा कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन क्यों पढ़ना चाहिए। ये आपकी मूलभूत कमियां हैं जिन्हें इस समय दूर किया जा रहा है।
मूलभूत, बिल्कुल बेसिक, और वो बदली कभी नहीं गई। समस्या ये है क्योंकि बदलने वाले कोई नहीं था, वो बदली कैसे जाती है? बदलू ने खुद ही नहीं बदला था, मामला जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को। मतलब जो यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ ये ना सोचना कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। आपकी जो पीछे एजुकेशन आपकी हुई, जैसे देखो अभी आपके साथ होता क्या है, आप चैप्टर पढ़ते हो, ये समझ के स्तर की समस्या है, ये सवाल का ना समझ पाना, लेकिन ये दूर कैसे होगी? तो ये दूर होगी, आप अपने आप को थोड़ा स्लो करिए। आप अभी बहुत तेज हैं, और जो जितना तेज होता है वो उतना ही हवा में होता है, और हवा में रहता है, तो वो नीचे आ नहीं पाता। जैसे देखो अभी आप करते क्या हो, जब आप पढ़ते हो, कोई चैप्टर आपने पढ़ा, कभी कभी तो ऐसा हो जाता होगा कि चैप्टर पूरा खत्म हो गया और उसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अगर 5 मिनट बाद उस चैप्टर को खत्म करने के बाद आप किताब बंद करके ये सोचो कि इसमें था क्या, तो मुश्किल से 10 या 15 शब्द याद आएंगे कि यार ये तो कुछ था तो नहीं, और वो 10-15 भी ऐसे होंगे कि उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से। अगर उनको कनेक्ट करके कोई अवधारणा बनानी हो, कॉन्सेप्ट बनाना हो, तो आप नहीं कर पाएंगे उसे। और कभी कभी तो ऐसा पूरी किताब के साथ होगा, पूरी किताब पढ़ ली लेकिन पता कुछ नहीं चला उसमें क्या था, ये भी पता नहीं चला किस विषय के ऊपर वो अच्छे से लिखी गई थी। अब इसको ना चैप्टर में भी देखो, पूरा पेज पढ़ लिया और उस पेज को आप उलट दोगे और उलट के उस पेज के बारे में सोचो कि पीछे क्या था, तो मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2-4 शब्द ही याद आ पाएंगे कि इसमें क्या था। जबकि ये जो किताब होती है ना, ये किसी ने लिखी है, और अगर ये ईमानदारी से किताब लिखी गई है, बेईमानी से नहीं लिखी, मतलब कोई अच्छी किताब है, चोरी करके नहीं लिखी गई, किसी ने मेहनत करके लिखी है और वो आदमी बहुत टैलेंटेड है, तो उसने एक एक लाइन को बड़े व्यवस्थित तरीके से और सोच समझ के लिखा हुआ होगा, एक एक शब्द को बड़े सोच समझ के लिखा हुआ होगा। उस एक शब्द के पीछे, जैसे मान लो मैं कोई किताब लिखूं, तो मेरे पास नॉलेज इतनी सारी है, लेकिन इतनी सारी नॉलेज के लिए पेज चाहिए इतने सारे। अब कौन खरीदेगा उसे? आधे तो देख के भाग जाएंगे, अरे तो रामायण है, कहाँ रखूंगा, मेरे को घर में इतनी जगह नहीं रखने की, तो लोग क्या करेंगे, उसे नहीं खरीदेंगे। तो जो अब मैं जो किताब लिखने के लिए कहूँगा ना और किसी प्रकाशन वाले के पास जाऊंगा, ये सब बेसिक समस्या समझना आप कहाँ पे आती है, ये आपके साथ नहीं है, पूरे सिस्टम में भूली हुई है। तो प्रकाशन वाला ये कहेगा इसे तो कोई खरीदेगा नहीं, मैं तो और डूब जाऊंगा इसमें, तेरी किताब छाप के। तो तू ऐसा कर, इसके जो पेज है ना, एक तिहाई कर दे या 1/4 कर दे, कम से कम पेज इसमें से बना, इससे मेरा खर्चा बनेगा, लोग इसे खरीद लेंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि उसमें से कुछ चीजें या तो खा जाऊंगा, या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू करूंगा जिसका मतलब बड़ा गहरा हो और बड़ा वास्ट में हो। आप उस और मैं ये मान के चलूंगा कि जो व्यक्ति इस किताब को पढ़ रहा होगा वो उस शब्द का मतलब जानता होगा जो शब्द इसमें मैंने लिख दिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू करूंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसे में वो किताब तो छप गई, लिख गई, उसमें पेज भी कम हो गए, लेकिन जब आप उसे पढ़ोगे तब आप क्या पढ़ोगे, आप उससे भी ज्यादा जल्दी में हो, लिखने वाले से भी। आप ये चाहते हुए 10 की जगह 1 दिन में कंप्लीट हो और बात खत्म हो, तो आप क्या करोगे, उसे पढ़ते चले जाओगे और उस एक शब्द को जो समझ में नहीं आया ना, वो हवा में निकला, आपको पता नहीं चला। अब आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में बात है वो किताब को खत्म करना, ना कि उस किताब को पढ़ना। ये मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी भी रखी हुई है, आपको उसे भी पढ़नी है। तो मन ये करता है कि इसे तो बस खत्म करो, उड़ाओ, तो फिर उसे उड़ाते चले जाते हैं और फिर उड़ते चले जाते हैं, और उससे होता ही है कि पूरी किताब खत्म हो जाती है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। ये आदत पड़ जाती है आगे, और ये आदत आपको बचपन से पड़ी हुई है, और ये आदत अब अपनी चरम पर है, तो अब आपको कुछ समझ नहीं आता। इसलिए आपको एक किताब को कई बार पढ़ना पड़ता है,
और उसके बाद भी इसमें नहीं आ पाता, बार 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 बार। और ये आपके साथ नहीं था, मेरे साथ भी था। मैंने लक्ष्मीकांत 80 टाइम्स पढ़ी, 80 नहीं, मुझे उसके पेज भी याद था, पेज पे ये लिखा हुआ है। और उस किताब की हालत ये हो गई, मैंने कहा ना, मैं जिस काम को करता हूँ उसको ऐसा करता हूँ, फिर किताब भी ये सोचती है किससे माला पड़ा था। तो वो लक्ष्मीकांत वाले उदाहरण दिया मैंने, मेरी भी ऐसी नहीं थी, मेरी भी हालत आपकी की जैसी थी, सबकी यही होती, क्योंकि हम लोग उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। लेकिन ये नकारात्मक भाव है। जब आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करोगे उसमें, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जाम में, तब आपकी यही आदत आपको फील कराएगी। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में वो यही तो देखना चाहते हैं कि आप पढ़ के किसी चीज को कितना समझ पाते हो, आप में समझने की क्षमता कितनी है, आप किसी चीज को पढ़ के कितनी गहराई में जा सकते हो और कितनी विड्थ में चीजों को देख सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन में यही देखा जाता है। और एक और वर्ड पावर देखी जाती है आपकी। मैं वर्ड पावर का क्यों यूज करूं? क्योंकि मैंने जो शब्द लिखा ना वो मैंने 10 लाइनों को खा के लिखा। अब अगर आप में क्षमता है उस एक वर्ड को समझने की, तो आप उस एक वर्ड में मेरी 10 लाइनों का मतलब समझ जाएंगे। इसलिए जरूरी यही है कि आप क्या करें, देखो अपनी स्पीड को कम कर दें। आप जितनी स्पीड को कम करेंगे उतनी ही आप में गहराई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दिमाग उतना ही एंगेज होगा ज्यादा उसमें, और ये जितना ज्यादा एंगेज होगा इसकी एनालिसिस उतनी ही अच्छी बढ़ेगी। और जितनी एनालिसिस अच्छी बनेगी, शुरुआत में तो आपकी स्पीड कम होगी, लेकिन धीरे 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 फिर इंक्रीज करती चली जाएगी, और बाद में फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपने देखा और हो गया काम, फिर इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। आपने इसको ऐसी आदत डाल दी कि इसकी पावर ही नहीं बढ़ पाती, क्योंकि ये लगता ही नहीं है। जब आप पढ़ते हो ये लगता ही नहीं वहां पे, क्योंकि इसे आदत ही नहीं लगने की। आपको अभी भी क्या आदत है? बचपन में मास्टर जी वाली कविता रख लो, सूरज पूरब से निकलता, वो क्या थी वो, उठो लाल हवा की फोटो, है ना, वो वाली कविता याद। और मास्टर जी पे डंडा लगा देते पीछे से, तो हम उसको रट लेते थे। अभी भी यही आदत है। जैसे आपने जितने भी 12वीं तक पेपर दिए, ग्रेजुएशन तक भी रट के दिए नहीं दिए, बताओ किसने एक में पढ़ के दिया था अच्छे से? ज्यादातर ने रट के दिए पेपर, उठाया और फिर, और ग्रेजुएशन में तो ये हुआ होगा पता ही नहीं चला क्या लिख के आए थे। सवाल भी कुछ आया था, ये पता नहीं क्या क्या लिखा। इकोनॉमी वाला सवाल था और संविधान लिख के आगे चले, बाद में 60% मिल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा भी हुआ। अब सिर मुंडाते पड़ गए ओले इसलिए पड़ गए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आगे। घर वालों ने ये सोचा, अरे वाह क्या बात है, 80% आ गए, मान लो ग्रेजुएशन में यूपीएससी की तैयारी करो। उन्हें क्या पता था कि भाई साहब कैसे आएगी 80%, ये तो हमें पता है। अब करें तो करें क्या? तो समस्या यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ, जब आपको ये पता चल जाए कि कमी कहाँ है, वापस लौट जाओ, उसी जगह पहुंचो जहां से कमी रहती थी, और अपने आप को स्पीड कम करके उस कमी को सबसे पहले दूर करो। तो सबसे पहले तो पढ़ने के तरीके में ही बदलाव करना पड़ेगा। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। मैंने बताया ना, हवस थी पढ़ने की, और पढ़ता था कि इसकी भी तो एक क्षमता है, इसके बाद ये भी काम नहीं करता, बस बैठे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं रहा, इसमें भी आता कुछ नहीं था। बाद में समझ में आया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आया। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उधर हो गया, तब समझ में आया कि अरे 42 सवाल पूरे सही थे 100 में से 42। तो उसके बाद फिर करेक्शन आप करोगे, तो ये आप पहले करना मेरे हिसाब से। फिर कॉम्प्रिहेंशन में ना तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आएगी, ना ही किताब को पढ़ने में, ना ही उसको समझने में। स्पीड आपकी कम हो जाएगी, आप अच्छे से समझना और पढ़ना शुरू कर दोगे। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप सबसे पहले अपनी स्पीड को कम करें, सवाल के मतलब को समझें। ये मान लें कि अगर यूपीएससी ने एक भी शब्द लिखा है तो इसका मतलब बड़ा गहरा है, ये
ये जो पेपर बनाया जाता है ना यूपीएससी का, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का, वो भारत की क्रीम के द्वारा बनाया जाता है। जो भी भारत की क्रीम अपने फील्ड में, अगर ये पॉलिटी का पेपर किसी ने बनाया है तो ये उस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होगा वो सवाल, जो कि इंडिया का जाना माना जूरिस्ट है या पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने ये बताया। अब वो आपके साथ खेलेगा अपनी नॉलेज के हिसाब से, अब वो खेल रहा है, लेकिन इसमें उसके चंडों में नहीं फंसना। कहानी को, इसको देख के घबराना नहीं है, पैराग्राफ को छोटा कर लो, बात खत्म होगी। ये क्या कह रहा है, फालतू की बातें होंगी इसमें लिखी हुई कई सारी, छोड़ो, उन्हें क्या मतलब उस चीज का। जैसे आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए क्या मतलब है, बात खत्म होगी। बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, केशवानंद भारती से आगे की बतानी है कहानी, खत्म करो बात को। न्यायपालिका में यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे। इस पूरी कहानी का क्या मतलब है, केवल इतना मतलब है कि ये बताना है कि कैसे भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र है। उन्नतिशील लोकतंत्र की पहचान बतानी है। क्या होता है उन्नतिशील लोकतंत्र में, तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय तीन चीजें मिलती हैं लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अंतर्गत। एक उच्चतय अग्रलक्षित भूमिका निभाई है, मतलब क्या किया है, तो लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का काम किया है। और किसके माध्यम से किया है, तो आगे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सक्रियतावाद के माध्यम से किया है। न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से ये बताना है कि कैसे न्यायिक सक्रियतावाद में, जुडिशियल एक्टिविज्म में लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय देने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट्स इट, ये इसका मतलब है। अब आप इसका आंसर कर दो। आंसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकतंत्र को बताइए, उन्नतिशील लोकतंत्र को बताइए, न्यायिक सक्रियतावाद को बता दीजिए, और कैसे न्यायिक सक्रियतावाद में फिर अगले पैराग्राफ में बता दीजिए कि कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रदान किया है। उसके विवरण में कुछ आप केस लॉज दे दीजिए, गंगा एक्शन प्लान, एनसीआर में पर्यावरण प्रदूषण, या अभी ये सेना वाला मामला, आप इस सबको बता सकते हैं, है ना, विदेश जाने का मामला, और कुछ भी आप ले सकते हैं उसमें। ये सब सामाजिक न्याय की बात, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मूल्यांकन करना है, इसमें वर्ड है मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएशन वर्ड है ना सबसे लास्ट में, तो इसमें न्यायपालिका की थोड़ी सी बुराई भी करनी है। तो क्या कर सकते हैं न्यायपालिका की बुराई में, तो न्यायपालिका की बुराई में ये लिख लेंगे कि यह देखने में आया है कि न्यायिक निर्णयों में एवं न्यायिक कार्रवाइयों में ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की कमी प्राप्त होती है। इसलिए आवश्यक यह है कि न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए या व्याप्त। दैट्स इट, ठीक है ना। चलो, ये हो गया कंप्लीट। कोई क्वेश्चन दूं या कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन दूं कोई, या टॉपिक पे आ जाए। हमारा टॉपिक रह गया, वो लिखो जरा। एसडीजी कर रहे थे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उसमें 10 हो गए थे, 11 लिखिए, 11वां कौन सा है? सुरक्षित एवं, नेक्स्ट लिखिए 11, सुरक्षित एवं टिकाऊ शहरों का निर्माण। सुरक्षित एवं टिकाऊ शहरों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सस्टेनेबल एंड सिक्योर सिटीज। सस्टेनेबल और सिक्योर सिटी कैसे होते हैं? स्मार्ट सिटी, है ना, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए स्मार्ट सिटी। ठीक है, स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट इसी के अंतर्गत आई, 11वें लक्ष्य को पूरा करती है।
चाहे तो आप ब्रैकेट में स्मार्ट सिटी लिख लीजिए, स्मार्ट सिटी लिख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि ये कहां से आया है। नेक्स्ट लिखिए इसमें 12, उत्पादन के पैटर्न, उत्पादन के प्रक्रम, पैटर्न को प्रक्रम कह सकते हैं, उत्पादन के प्रक्रम को, उत्पादन के प्रक्रम को स्थायी बनाना, उत्पादन के प्रक्रम को स्थायी बनाना, परमानेंटली फॉर्म या परमानेंटली फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, मतलब ऐसा ना हो कि उत्पादन आज हो रहा है और कल ना हो। तो उत्पादन के ऐसे तरीकों को ढूंढना है कि लगातार उत्पादन होता रहे। ठीक है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, तत्काल कार्यवाही करना। ठीक है। took immediate action, took immediate action from climate change, from climate change and the effects and the negative effects of it, and the negative effects of it. नेक्स्ट लिखिए 14, सतत विकास के लिए महासागरों, सतत विकास के लिए महासागरों एवं समुद्री संसाधनों का समुचित उपयोग करना, समुद्री संसाधनों का समुचित उपयोग करना, यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज in sustainable way, in sustainable way. नेक्स्ट लिखना, जंगलों, भूमि तथा जैव संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना, increase the resources of forest, land and bio. Next, 16. नेक्स्ट लिखिए इसमें 16वें में, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी नीतियों को, शांतिपूर्ण एवं समावेशी नीतियों का निर्माण, जिससे कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, जिससे कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, फॉर्मेशन ऑफ पीसफुल, more inclusive,
and sustainable policies by which social justice could be met. और लास्ट लिखिए इसमें, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना। इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल पार्टिसिपेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टिसिपेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 17 लक्ष्य हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए 2015 में, जिन्हें हम SDGs के नाम से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जानते हैं। सभी सरकारों ने अपनी नीतियों में इन लक्ष्यों को शामिल किया है, हमारी सरकार ने भी किया है। ये सभी लक्ष्य इसी के अंतर्गत हैं। जैसे संपदा योजना है, मरीन रिसोर्सेज को लेकर है, वो 17वें से कौन से वाले से 14वें स्थायी लक्ष्य से संबंधित SDG से 14। तो इसी तरीके से सरकार की बहुत सारी जो नीतियां हैं वो इन लक्ष्यों से प्रेरित, बहुत सारी क्या मैक्सिमम। इन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना है। अगले साल के लिए 2030 में फिर से एक सबमिट होगी और आगे के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, इनका असेसमेंट होगा। ठीक है, इसमें आप नोट करके लिखिए एक चीज, भारत सरकार ने 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इंडियन गवर्नमेंट give its consent to achieve these goals up to 2030 तथा राज्यों के बीच इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग द्वारा राज्य सतत विकास सूचकांक जारी किया गया है। एंड स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स has been issued by नीति आयोग to assess the achievement of states ठीक है। भारत सरकार द्वारा जारी आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास
सबका साथ एवं सबका विकास इन्हीं लक्ष्यों से प्रेरित है, इन्हीं लक्ष्यों से प्रेरित है। एंड द आइडियल कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आइडियल कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबका साथ सबका विकास, influenced by these SDGs, influenced by these SDGs, Sustainable Development Goals। ठीक है, देखो हमारा एक चैप्टर ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर, जिसमें एक मोटी मोटी बात आपको इकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बताई, और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लोगों ने उसमें देखा, पर्यावरण से संबंधित बात। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा है भी सिलेबस में भी और आगे भी। उस चैप्टर का नाम लिख लीजिए आप, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। नया चैप्टर है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, देखो पारिस्थितिकी का मतलब है, जैसे अंग्रेजी में ये इकोलॉजीज है शब्द, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड है ओइकोस। ओइकोस का मतलब है हमारे आसपास का वातावरण, और उसके आगे लॉजी और लग गया, यानी वो वातावरण जब लॉजी लग जाए जिसमें जीवन पाया जाए, यानी वो उस वातावरण का अध्ययन जिसमें जीवन पाया जाता है, उसको हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब जीवन और वातावरण, पर्यावरण, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होती है नहीं होती? हाँ या ना? आपस में हमारी बातचीत होती है नहीं होती? जैसे हम कुछ पेड़ पौधों से लेते हैं, कुछ हम पेड़ पौधों को देते हैं, कुछ हम भूमि से लेते हैं, कुछ हम भूमि को देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम जिस वातावरण में भी रहते हैं वहां ड्यूअल प्रोसेस मिलता है, एक अनुनाशीय क्रिया मिलती है, एक इंटरेक्शन मिलता है हम लोगों के बीच में। इसको ही हम, इस इंटरेक्शन को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। जीवन और वातावरण के बीच में जो एक पारस्परिक क्रिया प्राप्त होती है, उसके अध्ययन को ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, या इकोलॉजी कहते हैं। आया नहीं समझ में? नहीं आया? दोबारा समझो। देखो, लैंड पर जीवन मिलेगा, इसके नीचे जीवन मिलेगा, बैक्टीरियाज मिलेंगे। लगभग 400 मीटर तक माना गया है कि पृथ्वी के नीचे भी बैक्टीरिया मिलते हैं। समुद्र में जीवन मिलेगा, उसकी गहराइयों में जीवन मिलेगा। ये भी माना गया कि 400 मीटर तक वहां पर भी 500 मीटर तक वहां पर भी बैक्टीरिया वगैरह मिलते हैं। पृथ्वी पे ऊपर वायुमंडल में ये माना गया कि एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया मिलते हैं। 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर वाले हिस्से में बैक्टीरिया प्राप्त होते हैं। तो 8 किलोमीटर ऊपर और 400 मीटर नीचे गहराई में, इसमें संपूर्ण जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा? अब ये जीवन उस संपूर्ण वातावरण के साथ एक क्रिया कर रहा होगा, इंटरेक्शन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? इसको ही हम, इसके अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहेंगे, इस अंतःक्रिया के अध्ययन को ही। और इस पूरे हिस्से को इकोसिस्टम कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। क्लियर नहीं? चलो इसको
इसका उपयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया 1866 में। हेलो हेलो हाँ जी